नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंगल का बेटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक दिन राजा सारंगदेव प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के साथ वन में आखेट करने के पश्चात सारंगपुर लौट रहे थे। राह में सांझी कबीले की बस्ती पड़ी। कबीले में उस समय कोई उत्सव मनाया जा रहा था। राजा सारंगदेव ने घोड़े को रोककर एक कबीले वाले से पूछा, तुम्हारी बस्ती में ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? महाराज, हमारे कबीले के सरदार महिपाल के यहाँ चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसी के जन्म की खुशी में कबीले में उत्सव मनाया जा रहा है। तभी कबीले का सरदार महिपाल दौड़ता हुआ वहां आया। महाराज, मेरी कुटिया में चलकर मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। चलिए सरदार, हमें अपने पुत्र के पास ले चलो। सरदार महिपाल उन दोनों को अपनी झोपड़ी में ले गया और अपना नवजात पुत्र राजा सारंगदेव के गोद में दे दिया। ओह, एक निर्धन कबीले के सरदार के घर में इतने सुंदर शिशु ने जन्म लिया है। साथ ही इसके मस्तिष्क पर स्वास्तिक का निशान भी है। जरूर ही ये बच्चा किस्मत वाला है। कुछ देर सोचकर सारंगदेव ने पास खड़े प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि आप ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड ज्ञाता हैं। आपकी की हुई भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होती है। हमारे कहने पर आप इस शिशु के हाथ की रेखाएं देखकर इसका भाग्य बताइए। जो आज्ञा महाराज। सारंगदेव का आदेश पाकर प्रधानमंत्री नवजात शिशु के हाथ की रेखाओं का अध्ययन करने लगे। ये क्या, इस जंगली शिशु का भाग्य इतना अच्छा? आश्चर्य है, ये तो अनहोनी है। क्या बात है प्रधानमंत्री, आप किस सोच में डूब गए? महाराज, आप शिशु को सरदार महिपाल को देकर एक पल के लिए मेरे साथ जरा बाहर चलिए। कुछ देर बाद जब दोनों झोपड़ी से बाहर पहुंचे, अब बताओ प्रधानमंत्री जी कि क्या माजरा है। आप मुझे झोपड़ी से बाहर लाकर क्या कहना चाहते हैं? महाराज, बहुत ही हैरत अंगेज बात मालूम पड़ती है मुझे। कैसी हैरत अंगेज बात प्रधानमंत्री जी? महाराज, ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि कुछ माह पहले आपका हाथ देखने के पश्चात मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष पश्चात आपके यहाँ कन्या का जन्म होगा। हाँ प्रधानमंत्री जी, तुम्हारी वो भविष्यवाणी हमें अच्छी तरह याद है। हम वर्षों से संतान के लिए तरस रहे हैं। अब आपकी भविष्यवाणी से हमें संतान की प्राप्ति की कुछ आशा बंधी है। लेकिन उस भविष्यवाणी का जिक्र तुम इस समय क्यों कर रहे हो? महाराज, कबीले के सरदार के पुत्र के बारे में जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूँ, उस भविष्यवाणी से राजकुमारी के जन्म की भविष्यवाणी का अटूट संबंध है। कैसा अटूट संबंध? महाराज, बात ऐसी है जिसे मैं कहना भी नहीं चाहता और बिना कहे रह भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, हमें और रहस्य में मत डालो। जो भी कहना चाहते हो जल्दी एवं स्पष्ट कहो। तो सुनिए महाराज, कबीले के सरदार महिपाल का नवजात पुत्र बड़ा होकर एक दिन आपका दामाद बनेगा। ये तुम क्या बक रहे हो प्रधानमंत्री जी? एक नीची जाति के कबीले वाले को भला हम अपना दामाद कैसे बना सकते हैं? महाराज, ये मैं नहीं, कबीले के सरदार के पुत्र के हाथ की रेखाएं कह रही है। सरदार का पुत्र आपका दामाद ही नहीं, बल्कि एक दिन सारंगपुर का राजा भी बनेगा। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। लेकिन महाराज, आप भाग्य के लिखे को कैसे मिटा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप देखना हम भाग्य के लिखे को कैसे मिटाते हैं। बस आप जरा सरदार के सामने जाने पर चुप रहना। जो आज्ञा महाराज। तब सारंगदेव ज्ञान सिंह के साथ पुनः झोपड़ी में पहुंचा। सरदार, हमें तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा। इसके अच्छे भविष्य के लिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आदेश दीजिए महाराज। सरदार, हम तुम्हारे पुत्र को इसी समय अपने साथ सारंगपुर ले जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ सरदार। तुम्हारे पुत्र को सारंगपुर ले जाकर हम इसे उचित शिक्षा दिलाएंगे और इसके बड़ा होने पर इसे अपने मंत्रिमंडल में उच्च पद देंगे। ओह,
ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। आपके कारण यदि मेरे पुत्र का भविष्य बन सकता है तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने साथ इसे सहर्ष ले जा सकते हैं। कहकर सरदार ने अपना नवजात पुत्र सारंगदेव की गोद में दे दिया। सरदार, तुम्हारा जब जी चाहे तुम अपने पुत्र को देखने के लिए बेखटके सारंगपुर आ सकते हो। जो आज्ञा महाराज। पता नहीं महाराज सरदार के बेटे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। तब सारंगदेव सरदार के बेटे को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। अब देखता हूँ सरदार का बेटा मेरा दामाद कैसे बनता है। इसकी जिंदगी तो अब मेरी मुट्ठी में कैद है। अभी वे लोग कुछ दूर ही गए थे तो कि राह में धारा नदी पड़ी। सरदार के बेटे को क्यों न मैं धारा नदी में बहा दूं, तब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, आप सरदार महिपाल के बेटे को नदी में बहा लाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज। प्रधानमंत्री जी, हमसे सवाल ना करो और हमने जो आदेश दिया है उसे पूरा करो। जी महाराज। इतना कहकर ज्ञान सिंह नदी की ओर चल पड़ा। तो महाराज इस प्रकार भाग्य के लिखे को मिटाना चाहते हैं, लेकिन महाराज चाहे कुछ भी कर ले, जो भाग्य में एक बार लिखा जा चुका है वो अवश्य होकर रहेगा। इन्हीं सोच विचारों में डूबे वो नदी पर जा पहुँचे। इस शिशु को मैं इस लकड़ी के टुकड़े पर लिटाकर नदी में छोड़ दूं, इस प्रकार ये शिशु नदी में डूब नहीं पाएगा। ज्ञान सिंह ने तुरंत शिशु को लकड़ी के टुकड़े पर लिटाया और तत्पश्चात उसे नदी में छोड़ दिया। सारंगपुर के भावी सम्राट, तुझे मेरा प्रणाम। महाराज की हट के कारण ही मैं तुम्हें नदी की लहरों के सहारे छोड़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। फिर ज्ञान सिंह भारी मन से वहाँ से लौट पड़ा। जब वो वापस सारंगदेव के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री जी, फेंका है सरदार के बेटे को नदी में। जी महाराज। सारंगदेव मन ही मन खुश हो उठा और उल्लास में डूबा हुआ अपने राज्य वापस लौट गया। दूसरी ओर लकड़ी का टुकड़ा बहते बहते जब बहुत दूर जा पहुंचा तो धारा नदी के तट पर रहने वाले हीरा मल्लाह की दृष्टि उस पर पड़ी। वाह वाह, अरे लकड़ी के टुकड़े पर नन्हा शिशु बहा जा रहा है। मुझे इस शिशु को बचाना चाहिए। और अगले पल छपाक, जल्द ही नवजात शिशु उसकी बाहों में था। कैसे निर्दयी माँ बाप हैं जो इस अबोध शिशु को लहरों की गोद में धकेल दिया। हीरा बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। ये किसका बच्चा है स्वामी। हमारा बच्चा है। और किसका है। हमारा। लेकिन हमारे तो कोई बच्चे नहीं हैं। हम तो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। अहिल्या, भगवान ने हमारी सुन ली है और ये बच्चा हमारे पास भेज दिया है, लेकिन ये आपको मिला कहाँ से। तब हीरा ने बच्चे के मिलने के बारे में अहिल्या को विस्तारपूर्वक बताते हुए बच्चा उसकी गोद में दे दिया। सारी बात जानकर, ओह तब तो भगवान बड़ा दयालु है, कितना प्यारा बच्चा है, कहकर अहिल्या प्यार से बार बार बच्चे को चूमने लगी। इस घटना के 10 दिन पश्चात कबीले का सरदार महिपाल सारंगपुर पहुंचा। आओ सरदार आओ, कहो कैसे आना हुआ। नमस्कार महाराज। महाराज, पुत्र का मुंह मुझे यहाँ खींच लाया। ओह, तो तुम अपने पुत्र को देखने आए हो। जी महाराज। सरदार, हमें खेद है कि हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। क्या मतलब महाराज। सरदार, एक दिन जब हम राजकीय उद्यान में घूमने गए तो तुम्हारा पुत्र भी हमारी गोद में था। सरोवर के किनारे घूमते हुए ना जाने तुम्हारा पुत्र हमारे हाथ से निकलकर कैसे सरोवर में जा गिरा, जिससे तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। ओह, ये तो घोर अनर्थ हुआ महाराज। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। वो तो पुत्र मोह से बुरी तरह व्याकुल हो रही है। सरदार महिपाल पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर हतप्रभ सा रह गया था। सरदार, हिम्मत ना हारो, विधि को शायद यही मंजूर था। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। दुखी सरदार वापस अपनी बस्ती लौट गया। तभी प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह ने सारंगदेव के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, ये सरदार महिपाल क्यों आया था। अपने पुत्र से मिलने आया था प्रधानमंत्री जी। महाराज, तब आपने सरदार को उसके पुत्र के बारे में क्या बताया। यही कि अब उसका पुत्र इस लोक में नहीं है। ये सुनकर ज्ञान सिंह सोच में पड़ गया।
देखा प्रधानमंत्री जी, हमने किस प्रकार भाग्य के लिखों को मिटा दिया है। अब कबीले के सरदार का बेटा किसी भी प्रकार हमारा दामाद नहीं बन सकेगा और ना ही वो सारंगपुर का राजा बन सकेगा। जी महाराज। महाराज, आपकी बातों का जवाब मैं नहीं बल्कि आने वाला समय देगा। सरदार का बेटा आपका दामाद बनेगा और अवश्य बनेगा। दूसरी ओर मल्लाह हीरा उसकी पत्नी अहिल्या बड़े लाल प्यार से सरदार महिपाल के बेटे का पालन पोषण करने लगे। उन दोनों ने उसका नाम कुंदन रखा था। मेरे चांद से बेटे को किसी की नज़र न लग जाए। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष पश्चात राजा सारंगदेव की रानी ललिता ने एक पुत्री को जन्म दिया। महारानी ललिता, पुत्री रत्न उत्पन्न करके तुमने हमारी वर्षों की साध पूरी कर दी। अब हम निसंतान नहीं रहे हैं। महारानी, पुत्री के जन्म की खुशी में राजा सारंगदेव ने दिल खोलकर गरीबों को दान दिया। महाराज की जय हो। भगवान राजकुमारी को चिरायु करे। सारंगदेव ने पुत्री का नाम हेमलता रखा था। देखा प्रधानमंत्री जी, हमने किस प्रकार भाग्य के लिखों को मिटा दिया है। धीरे धीरे 20 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी हेमलता इस बीच पूर्ण यौवन को प्राप्त कर चुकी थी। एक दिन जब राजा सारंगदेव ने राज उद्यान में घूमती हुई हेमलता को देखा तो महारानी ललिता से कह उठे, महारानी, हमारी पुत्री तो तरुणी हो गई है। अब शीघ्र ही हमें इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। बेटी गरीब की हो या राजा की, पिता को एक न एक दिन बेटी को उसकी ससुराल विदा करना ही पड़ता है। महारानी जी, हम आज ही पुरोहित जी से इस बारे में बात करते हैं। वे शीघ्र ही राजकुमारी हेमलता के लिए योग्य वर की खोज लाएंगे। महाराज, पुरोहित जी इस बारे में बात करने से पहले आपको दयार वन में स्थित शंकर पार्वती के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करनी चाहिए और शंकर पार्वती जी से राजकुमारी हेमलता के लिए उचित वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा किया महारानी, तुमने हमें इस बात की याद दिला दी। हम कल ही दयार वन में स्थित शंकर पार्वती के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन प्रातः वेला में भगवान महाराज की यात्रा सफल करना। कई दिनों के सफर के पश्चात वो धारा नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ तक का सफ़र तो हमने रथ द्वारा पूरा कर लिया, लेकिन आगे का सफ़र कैसे तय होगा। तभी पास की झोपड़ी में से निकलकर वृद्ध हीरा मल्लाह ने सारंगदेव से पूछा, क्या बात है महाराज। हम नदी के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि उस पार कैसे जाएं। महाराज, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। मेरा बेटा कुंदन नाव लेकर नदी के दूसरे तट की ओर गया है। कुछ देर बाद ही वो दूसरी ओर से वापस लौटने वाला है। उसके आने पर आप उसकी नाव में बैठकर नदी के पार चले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद लगता है बूढ़े मल्लाह का बेटा कुंदन नाव को लेकर वापस लौट रहा है। कुछ देर बाद जब कुंदन नाव को किनारे पर लगाकर नाव में से उतरा तो उसके मस्तिष्क की ओर देखकर सारंगदेव बुरी तरह चौंक पड़ा। स्वास्तिक का निशान, कहीं ये वही युवक तो नहीं जिसे 20 वर्ष पहले हमने प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के द्वारा धारा नदी में फिकवाया था। तभी कुंदन सारंगदेव के पास आकर बोला, महाराज, क्या आपको नदी के उस पार जाना है। हाँ, जाना तो है, लेकिन पहले तुम अपने पिता को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद जब कुंदन अपने साथ हीरा को लेकर सारंगदेव के पास वापस लौटा तो सारंगदेव ने उससे कहा, कुंदन, हम तुम्हारे पिता से एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए कुछ देर के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा महाराज, कहकर कुंदन झोपड़ी की ओर वापस लौट गया। तब सारंगदेव ने हीरा से पूछा, हीरा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। तुम्हें उस प्रश्न का सच सच उत्तर देना है। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपके प्रश्न का गलत उत्तर दूं। पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो बताओ, क्या कुंदन तुम्हारा ही पुत्र है। ओह, महाराज ने ये कैसा प्रश्न पूछा। हीरा असमंजस में पड़ गया। उसे असमंजस में पड़े देख सारंगदेव ने कहा, हीरा, किस सोच में पड़ गए। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महाराज, ये सही है कि कुंदन की रगों में दौड़ने वाली रक्त से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है और ना ही मेरी पत्नी ने उसे जन्म दिया है, लेकिन फिर भी कुंदन मेरा ही पुत्र है।
मेरी पत्नी अहिल्या ने उसे अपने सगे पुत्र की तरह पाला है। हीरा, तुम्हारे कथन से हम संतुष्ट हुए। अब ये बताओ कि कुंदन तुम्हें मिला कैसे? तब सारंग देव ने हीरा से पूछा। दोस्तों यहाँ पर ये मतलब पेज जो है यहाँ रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए मैं इस पेज को स्किप करता हूँ। महाराज, आज से 20 वर्ष पहले मैं यहीं तट पर अपनी नाव में बैठा था कि कुंदन मुझे एक लकड़ी के टुकड़े पर बहकर आता हुआ मिला, जिसे मैंने नदी में से निकालकर अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। ओह, तो 20 वर्ष पहले नदी में बहाया हुआ शिशु ही इस मल्लाह हीरा को मिला था। इसका मतलब है कुंदन कबीले के सरदार महिपाल का बेटा है। तब तो मुझे कुंदन को मारने का शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। कुछ देर सोचकर उसने हीरा से कहा, हीरा, अब अपने बेटे को अब अपने बेटे कुंदन को बुलाओ, ताकि वो हमें जल्दी से नाव में बैठाकर नदी के दूसरी ओर छोड़ आए। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद पता ही नहीं महाराज ने बापू से एकांत में क्यों बातें की। नाव जब नदी के दूसरे तट पर जाकर लगी तो सारंग देव ने कुंदन से कहा, कुंदन, हम इसी समय एक महत्वपूर्ण पत्र देकर तुम्हें सारंगपुर भेजना चाहते हैं। क्या तुम हमारा ये कार्य कर सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आपका कार्य करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।